नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस एनडीए की तैयारी, नए वोटरों की पारी। दो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में तमाम राजनीतिक दलों ने संगठन की मजबूती पर कार्य शुरू करने के साथ ही वोटरों को पार्टी से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। सत्ताधारी दल बीजेपी चुनावी तैयारियों में सभी दलों से आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए नए वोटरों को पार्टी से जोड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में भाजपा ने वोटर चेतना महाअभियान शुरू किया है। अभियान को सफल बनाने के लिए आज देहरादून में भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक भी हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि भाजपा हर विधानसभा क्षेत्र में 10,000 नए वोटर बनाएगी। भाजपा का दावा है कि बागेश्वर उपचुनाव के साथ ही भाजपा लोकसभा चुनाव को भारी मतों के साथ जीतेगी। एक तरफ जहां भाजपा वोटर चेतना महाअभियान चला रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। कांग्रेस हाईकमान ने वर्किंग कमेटी की सूची जारी की, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत और गणेश घोडियाल को जगह दी गई है। हरीश रावत और गणेश घोडियाल को एक बार फिर कांग्रेस कार्यसमिति में जगह देकर पार्टी हाईकमान ने देश प्रदेश की राजनीति में उनका कद बरकरार रखा है। साथ ही हरीश रावत खेमे के खास नेता और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोडियाल को भी कार्यसमिति में जगह देकर हरीश कैंप के अच्छे दिन जारी रहने के संकेत दिए हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में तमाम राजनीतिक दलों ने संगठन की मजबूती पर कार्य शुरू करने के साथ ही वोटरों को पार्टी से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। सत्ताधारी दल बीजेपी चुनावी तैयारियों में सभी दलों से आगे निकलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए नए वोटरों को अपने से जोड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में बीजेपी ने वोटर चेतना महाअभियान शुरू किया है। अभियान को सफल बनाने के लिए आज देहरादून में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक भी हुई, जिसमें फैसला लिया गया है कि बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र में 10,000 नए वोटर बनाएगी। बीजेपी का दावा है कि बागेश्वर उपचुनाव के साथ ही बीजेपी लोकसभा चुनाव को भारी मतों के साथ जीतेगी। चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य वर्तमान समय में चल रहा है और ये काम 31 अगस्त तक चलेगा। इसमें मतदाता सूची में जो 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष के पूर्ण करने वाले नवयुवक हैं, उनके नाम जोड़ने का काम है और जिनके नाम मतदाता सूची में गलत है उनको शुद्ध करने का काम, और जो एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट हो चुके उनके नाम कटने हैं। ऐसे 3 काम करने का काम इस समय चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उनके अपने परिवार के जिन सदस्यों का नाम जोड़ना है, जिनके नाम मतदाता सूची में शुद्ध करने हैं, और जो लोग उस पोलिंग बूथ पर निवास नहीं करते, ऐसे लोगों का नाम हटने का काम इसमें सहयोग करेंगे। एक तरफ जहां बीजेपी वोटर चेतना महाअभियान चला रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। कांग्रेस हाईकमान ने वर्किंग कमेटी की सूची जारी की है, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत और गणेश घोडियाल को जगह दी गई है। हरीश रावत और गणेश घोडियाल को एक बार फिर कांग्रेस कार्य समिति में जगह देकर पार्टी हाईकमान ने देश प्रदेश की राजनीति में उनका कद बरकरार रखा है। साथ ही रावत खेमे के खास नेता और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोडियाल को भी कार्य समिति में जगह देकर हरीश कैंप के अच्छे दिन जारी रहने के संकेत दिए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को पार्टी का सर्वोच्च निकाय माना जाता है और इसमें जगह मिलने से नेताओं के कद और उन पर हाईकमान के भरोसे का भी अंदाजा लगता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे और 365 दिन जो है चुनाव के मोड में रहती है और वो तमाम इवेंट आयोजित करते रहते हैं। तमाम झूठ और जुमले अब देश की जनता उनके समझ चुकी है। अब देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के बहकाव में नहीं आ रही है और देश की जनता इस समय महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था से त्रस्त है। अरुणाचल में जो है चाइना 2020 से लाल आंखें दिखा रहा है, 56 इंच का सीना उनको नहीं दिखाया जा रहा है। जिस तरीके से मित्रता धर्म देश के अंदर निभाया जा रहा है, कांग्रेस के अंदर आक्रोश बात का है कि जो पैनल भेजा जाता है उसमें कार्यकर्ताओं के नाम भेजे ही नहीं जाते हैं और गुमराह करा, इसलिए कांग्रेस
बहुत बड़ा रिएक्शन है। बड़ी संख्या में वहाँ के अनेकों लोग, एक ज्येष्ठ प्रमुख से लेकर अनेकों जो कांग्रेस के जो वहाँ के कभी ना कभी प्रत्याशी रहे, चाहे वो नगर पालिका क्षेत्र के रहे हों, चाहे बाकी, सबने पार्टी ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी ने उनका स्वागत किया। कुल मिलाकर बीजेपी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के साथ ही बागेश्वर उपचुनाव को जीतने के लिए संगठन की मजबूती पर कार्य शुरू करने के साथ ही वोटर्स को पार्टी से जोड़ने की कवायद तेज कर दी है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी वोटर चेतना महाअभियान से नए वोटरों के दिलों में जगह बना पाएगी, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई से युवा बेहद परेशान है। सवाल ये भी है कि आखिर कांग्रेस के नए वोटरों को पार्टी से जोड़ने की क्या तैयारी है। क्या हरीश रावत और गणेश गोदियाल को कांग्रेस कार्य समिति में जगह मिलने से क्या माना जाए कि हरीश रावत पर पार्टी हाईकमान का भरोसा अभी भी बरकरार है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो बीजेपी बनाएगी 10,000 नए वोटर्स और जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी तैयारियां कर रही है बागेश्वर उपचुनाव को लेकर, कहीं ना कहीं बीजेपी की तैयारी जो है वो अव्वल दर्जे की नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस भी अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद को तेज कर चुकी है। अगर हम बात करें तो भाजपा ने एक महत्वपूर्ण बैठक भी की थी। एक अभियान की शुरुआत की जा रही, जिसमें फैसला लिया गया कि भाजपा हर विधानसभा क्षेत्र में 10,000 नए वोटर बनाएगी। भाजपा का दावा है कि बागेश्वर उपचुनाव के साथ ही भाजपा लोकसभा चुनाव को भारी मतों के साथ जीतेगी। एक तरफ जहां भाजपा वोटर चेतना महाअभियान चला रही, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी अपने संगठन को मजबूत कर रही है। कांग्रेस हाईकमान ने वर्किंग कमेटी की सूची जारी की, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत और गणेश गोदियाल को जगह दी गई है। हरीश रावत और गणेश गोदियाल को एक बार फिर कांग्रेस कार्य समिति में जगह देकर पार्टी हाईकमान ने देश प्रदेश की राजनीति में उनका कद बरकरार रखा है। साथ ही रावत खेमे में खास नेता और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को भी कार्य समिति में जगह देकर हरीश कैंप के अच्छे दिन जारी रहने के संकेत मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो पद है और हरीश रावत की जो अहमियत कांग्रेस में है, वो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि वो बरकरार है। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं रविंद्र कुमार जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीशपाल सिंह बिष्ट जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल थपलिया जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हैं, लेकिन फिलहाल हमारे साथ नहीं है। अरुण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत में शीशपाल जी आपसे करना चाहूंगी, ये जो सूची जारी हुई जिसमें हरीश रावत और गणेश गोदियाल जी को भी जगह मिली है, और ये कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ये हरीश रावत को नाराज नहीं किया गया पार्टी द्वारा। हालांकि ये बहुत सारी चीज़ें थी कि गुटबाजी है, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही थी, लेकिन ये हरीश रावत और गणेश गोदियाल जी को जो जगह मिली है, इसको मैं ज़रा समझना चाहूँगी। कांग्रेस इसको कैसे एक्सप्लेन करेगी? देखिए, ये सीधी जो कल आदरणीय खड़गे जी ने CWC की लिस्ट जारी की है, उसमें उत्तराखंड से 3 लोगों को स्थान मिला है, और अगर देवेंद्र प्रभारी जी को इसमें शामिल कर लिया जाए तो 4 लोग उत्तराखंड से जो जुड़े वो इस सूची में आए हैं। जो आप आदरणीय हरीश रावत जी को उसमें स्थान मिला है, आदरणीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी को स्थान मिला है, और गुरदीप सप्पल जी जो हैं वो हमारे प्रदेश के ही AICC के सदस्य हैं, उत्तराखंड के ही सदस्य हैं, उनको भी जो है इस सूची में स्थान मिला है। तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। कार्यकर्ताओं में निश्चित तौर पर उत्साह है, और कांग्रेस पार्टी के अंदर CWC का बहुत बड़ा महत्व है, जैसे आपने बताया। तो CWC में हमारे नेताओं को स्थान मिलना, ये समझिए कि हमारी एक उपलब्धि है। निश्चित तौर पर जो है उत्तराखंड से नए लोगों को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर नेता कार्यकर्ता से जुड़े होते हैं। कार्यकर्ताओं जो है जमीन पर काम करते हैं, और नेताओं का जो कद है, नेता अगर CWC में शामिल होंगे तो कार्यकर्ता उससे निश्चित तौर पर मोटिवेट होगा, उत्साहित होगा, और ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उसके तौर पर हम इसको देख रहे हैं, और अभी जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी घोषणा होनी है, उसका भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा सम्मान उत्तराखंड को दे रही है, उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं को दे रही है, नेताओं को दे रही है, तो उससे निश्चित तौर पर पूरे उत्तराखंड के अंदर आज उत्साह है। मेरी जहां भी आज बात की तो सभी लोग उत्साहित थे, क्योंकि पहले केवल हरीश रावत जी CWC में होते थे। हरीश रावत जी उनका जो कद देश की राजनीति में वो किसी से छुपा ही नहीं है। उनका निश्चित तौर पर देश में सभी स्थानों पर उनका उपयोग किया जाता है। उनके अनुभव का जो उपयोग है वो पार्टी समय समय पर करती है। अब अन्य लोग भी जो है आए हैं, तो उनका भी निश्चित तौर पर मार्गदर्शन और लाभ हमें मिलेगा।
ऐसा मेरा विश्वास है। और जहां तक यशी जी 2024 के चुनाव की तैयारी को लेकर है, तो कांग्रेस पार्टी पहले से ही जमीनी तैयारियां लगातार कर रही है। हम इवेंट आयोजित नहीं करते, हम बहुत ज़्यादा अपने कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार भी नहीं करते, लेकिन क्योंकि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने जो भी केंद्र के द्वारा निर्देश दिए, उसके लिए तमाम जिलाध्यक्षों की लगातार बैठक की, ब्लॉक स्तर तक की जो है कई बार हम समीक्षा कर चुके हैं। बूथों का जो पुनर्गठन करने का काम है वो लगभग पूरे प्रदेश के अंदर किया जा चुका है। जहां अगर रह गया है तो वो पूरा हो रहा है। सभी फ्रंटल प्रकोष्ठों का इस बार हमने पुनर्गठन किया, उनको निचले स्तर तक जो है पुनर्गठित करने के लिए जो काम। शिषपाल जी, मैं वापस आऊंगी। वोटर चेतना अभियान की शुरुआत कर रही है बीजेपी। रविंद्र जी, क्या लगता है 10,000 वोटर जो कहा जा रहा है कि जुटाए जाएंगे, ऐसा करने में कितना कामयाब होगी? और इस वोटर चेतना महाअभियान को मैं समझना चाहूंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सदैव संगठन का कार्य चलता रहता है। इसमें चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और वोटर को बनाने की प्रक्रिया और वोटर को, नए वोटरों को अपना मत का प्रयोग कर सके, ऐसा लेके भारतीय जनता पार्टी सदैव से अभियान चलाती रही। ये आज का नहीं है। नाम हो सकता है कि अलग अलग समय पे अलग अलग नाम रहते हो, लेकिन नए मतदाताओं को, नए युवा को भारतीय राजनीति से उसको बताना, भारतीय राजनीति को दिखाना, भारतीय राजनीति को समझ सके, अपने मत का प्रयोग कर सके और अपने मताधिकार को लेकर जागरूक हो सके, ऐसे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी हमेशा चलाती है। और आज इसकी शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा उत्तराखंड में की गई है, और 10,000 हर विधानसभा में लगभग नए वोटरों का जो बनाने का है वो अभियान हमारा रहेगा। और कहीं ना कहीं हम इससे कहीं ज्यादा हो सकता है इस टारगेट को ले जा ले। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक आकर्षण की लहर तो है ही। जिस प्रकार से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2014 के बाद विकास की गंगा बही है, लोगों ने देखा है जिस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का रुझान है। और नया वोटर हमारे द्वारा हम जाते हैं तो वो जरूर बनता है, और इसका लाभ भी जब हम बनाते हैं तो इसका लाभ भी हमें ही मिलता है। क्योंकि जब हम उसे बनाते हैं तो उसको लगता है कि मेरे बारे में फिक्र करता है, कोई तो है जो मेरे को बताता है। क्योंकि नया मतदाता जो होता है उसको भी कहीं ना कहीं होता है कि मैं जब पहली बार वोट डालूं तो वह उस दल को डालूं जो विजयी हो। और कहीं ना कहीं देखिए ये है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस प्रकार से लोगों के बीच में काम कर रही है, लोगों के की सेवा भाव से कार्य कर रही है, उसका हमें लाभ मिलता है, नव मतदाता के रूप में भी और अन्य मतदाताओं के रूप में भी। तो भारतीय जनता पार्टी एक ये अभियान है जिसको सफलतापूर्वक ये अपना पूरा कार्यक्रम करेगी। ठीक है, विपिन खन्ना जी, क्या कहना चाहते हैं? एक और वोटर चेतना महाअभियान, दूसरी तरफ हरीश रावत और गणेश गोदियाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। विपिन जी, अनम्यूट कीजिएगा। जी यशी जी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जोर शोर से लगी हुई है चुनाव अभियान में। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कि चुनाव आएगा तभी वो लगती है, वो 24 घंटे, 12 घंटे, एक हफ्ता, महीना और साल भर, पूरे 5 साल वो इसी अभियान में रहती है कि वोटर को कैसे लुभाया जाए और वोटर को कैसे अपने पाले में किया जाए। लेकिन ठीक है, आपने 2 साल केंद्र में राज किया, अच्छी बात है, लेकिन जो वादे आप लोगों ने किए थे, जो जन सरोकारों की बात आप लोगों ने की थी, वो आप पूरे नहीं कर पाए। ठीक है, आप वोटरों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, वोटर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो जन सरोकार की चीजें थी उन पर भारतीय जनता पार्टी का क्या जवाब है, क्या स्टैंड है, ये अभी तक जनता समझ नहीं पाई है। क्योंकि लाल आंख दिखाने वाले अब लाल आंख नहीं दिखा पा रहे हैं। रोजगार 2 करोड़ रोजगार हर साल देने वाले 2 करोड़ रोजगार नहीं, 10,000 रोजगार भी नहीं दे पा रहे हैं। महंगाई को कम करने वाले लोग महंगाई का मां बोलने को तैयार नहीं है। अभी इनकी जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है, उनसे एक पत्रकार महोदय ने पूछ लिया कि टमाटर बहुत महंगा हो रहा है और आपके घर में क्या टमाटर की बात होती है? तो उन्होंने पलट के कह दिया कि आप जेल गए थे क्या? मैं पूछूं आप जेल क्यों गए थे?
तो जो लोग अपने गले में प्याज और लहसुन और अदरक की माला पहनकर प्रदर्शन किया करते थे, सिलेंडर सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया करते थे, किसानों के लिए प्रदर्शन किया करते थे, आज वो जन सरोकारों की चीजें भूल गए और केवल वोटर बनाने में चिंतित हैं। तो क्या जो वोटर बनाने जो जिसको ये वोटर बनाएंगे, क्या वो ये नहीं पूछेगा कि 1150 का सिलेंडर क्यों मिल रहा है, मेरे बच्चों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, 650 से 700 किसान शहीद कैसे हो गए हैं, 2 करोड़ रोजगार कहाँ पे हैं, महंगाई की मार जो आप मारने वाले थे वो कहाँ है, आपने तो हमारी कमर में महंगाई की मार मार दी है। तो बहुत से सवाल ऐसे हैं। अब ये तो बात रही केंद्र की, अब हम राज्य की बात कर लेते हैं। राज्य में भी लोग इनसे पूछेंगे कि भैया जो आपने सड़क पर बेरोजगारों के ऊपर लाठियां चलाई वो क्यों चलाई, आपके मंत्रियों ने जो विधानसभाओं में नौकरियों की दलाली करी वो क्यों करी, आपके नेताओं ने जो नौकरियां बेची वो क्यों बेची। तो बहुत सी ऐसी समस्याएं, आपकी स्मार्ट सिटी अब तक क्यों नहीं बन पाई, लाखों खरबों रुपए उसमें आपने बर्बाद कर दिए, जनता दुखी है। तो इतने सवाल हैं, केवल और केवल वोटर बनाने से काम नहीं चलेगा, वोटर की समस्याओं का भी जिक्र आपको करना पड़ेगा। ठीक है विपिन जी, इस पर कौन बात करेगा? हरीश रावत जी को और गणेश गोदियाल जी को CWC में जगह मिल गई है, या कांग्रेस की बात करनी नहीं है? देखिए वो कांग्रेस का अपना निजी मामला है। कल हेमा भंडारी जी यहाँ पर बैठी हुई थी, आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता, और विपिन जी कल वो काफ़ी नाराज़ लग रही थी कांग्रेस से। उनका ये साफ कहना था कि अगर कांग्रेस का प्रत्याशी बीजेपी ले गई थी तो वो हमारा कैंडिडेट क्यों ले गए कांग्रेस वाले, कांग्रेस अपना उनका कैंडिडेट चोरी करके ले जाती, हमारा कैंडिडेट ले गए। कल वो काफ़ी नाराज़ थी। कल मुझे लग रहा था कि शायद ये जो गठबंधन चल रहा है ये कैसे चलेगा उत्तराखंड में, ये समझना जाना बहुत ज़रूरी है। नहीं, मैं आपकी बात समझा नहीं, किसकी बात कर रही थी आप, कौन नाराज थी? कल हेमा भंडारी जी आपकी आम आदमी पार्टी की ही प्रवक्ता है, हमारे साथ डिबेट में चर्चा में जुड़ी हुई थी, और कल वो बहुत मजाकिया अंदाज में कहती हुई नजर आई थी कि अपने ही गिराते हैं नशेमंद पर बिजलियां, और उन्होंने कांग्रेस पर ही कटाक्ष किया था। और उन्होंने ये भी कहा कि बताइए हमारा कैंडिडेट ले गई कांग्रेस, हमारी पार्टी से चुरा कर ले गई। अगर बीजेपी ने कांग्रेस का प्रत्याशी चुराया था तो हमारा प्रत्याशी लेकर जाने की क्या जरूरत थी? देखिए तो क्या ये समूचे आम आदमी पार्टी का ऐसा मानना है, या फिर सिर्फ हेमा भंडारी की अपनी व्यक्तिगत राय? मैं इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज तो जो बसंत कुमार जी कांग्रेस पार्टी में गए और उन्होंने सदस्यता ली, तो वो फिलहाल आम आदमी पार्टी के सक्रिय सदस्य नहीं थे, और उन्होंने 6 महीना पहले इस्तीफा दे दिया था, स्वास्थ्य कारणों से दिया था, उनको कोई समस्या ऐसी पैदा हो गई थी। उसके बाद वो पिछले 1.5 साल से निष्क्रिय है पार्टी में। इस्तीफा देने के बाद बंदा किसी भी व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत उसका निर्णय होता है, वो किसी भी पार्टी में जा सकता है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो लेके आई है जो कांग्रेस से पूर्व प्रत्याशी को, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, मैंने सुना है प्रवक्ताओं को बोलते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है और जो धामी जी है उनके कामों से प्रभावित होकर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो अभी जो मैंने आपको चीजें गिनाई हैं, रोजगार है, स्मार्ट सिटी है, नौकरियों की दलाली है, अंकिता भंडारी, तो वॉशिंग मशीन चलती रहती है ना, वॉशिंग मशीन भी तो एक रीजन है। इतने प्रभावित कैसे हो गए? चलिए मैं वापस आऊंगी, रविंद्र जी मैं आऊंगी, मैं जरा और लोगों की भी प्रतिक्रिया ले लूं। अभी अनिल थपलियाल जी बाकी। अनिल थपलियाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो बागेश्वर में उपचुनाव और लोकसभा चुनाव, कांग्रेस और बीजेपी जो है वो तो अपना काम कर रही है। बीजेपी ने वोटर नए बनाने की कवायद तेज कर दी, तो वहीं वो कांग्रेस अपना संगठन मजबूत कर रही है। यूकेडी की अगर हम बात करें तो वो किस तरीके से बागेश्वर उपचुनाव में अपना काम करेगी, क्योंकि अभी एक दिन शांति प्रसाद भट्ट जी डिबेट में बैठे थे, उनका ये कहना था कि यूकेडी को जगह नहीं मिलती, यूकेडी को स्थान नहीं मिलता है मीडिया में, और यूकेडी भी बहुत काम करती है लेकिन यूकेडी को दिखाया नहीं जाता। अनम्यूट कीजिएगा अनिल थपलियाल जी। ऐसी कोई बात नहीं है कि मीडिया पे कोई हमारी तरफ से कोई आरोप प्रत्यारोप कि हमें दिखाई नहीं देता है, काम दिखता है, नाम नहीं, काम। आप लोग आपस में बैठ के डिसाइड कर लिया करिए ना, फिर अलग अलग स्टेटमेंट्स कैसे आते हैं। दूसरी बात मैं कहूँ कि मैं शुभकामनाएं देता हूँ जो ये अपना सदस्य अभियान चला रहे हैं, और मैं एक चीज जानना चाहूंगा इन लोगों को, यूकेटी की तरफ से जो सदस्य अभियान चल रहा है ये किसको सदस्य बनाएंगे? जो आपदाग्रस्त हैं,
ये किसको सदस्य बनाएंगे? जो पलायन से लगातार पीड़ित हैं, ये किसको सदस्य बनाएंगे? जो बेरोजगारी से पीड़ित है, ये किसको सदस्य बनाएंगे? जो 400 रुपए किलो टमाटर खा रहे हैं, ये उनको सदस्य बनाएंगे? अच्छा, दूसरा, इनके लिए कहावत पहाड़ में बहुत सही होता है, किसी का तो वंश चलाने के लिए औलाद ही नहीं है, कोई पोते के लिए रो रहा है। वो वाला सवाल है इनका। रहा बागेश्वर का, बागेश्वर में जहां तक मेरी बात रही, संपत्ति कार्ड जो ये चला रहे हैं, ये एटीएम कार्ड लेके घूम रहे हैं, तो संपत्ति कार्ड बिल्कुल भूल जाएं। यही सेम रिपीट एक बार जब दिवंगत नेता हमारे बीच में नहीं है प्रकाश पंत जी, तो उस समय भी ऐसी हुआ था, उनकी पत्नी को उन्होंने मैदान में उतारा था और संपत्ति वोट दे करके लोगों ने उनको विजयी बनाया था। कई प्रकार की चीजें हुई थी, उसमें भी आरोप प्रत्यारोप लगे थे। अब बात रही चंदन दास जी स्वर्गदूत, इनकी जो सीट, ये सीट पे अपना दावा कर रहे हैं कि हम वहां पे सदस्य अभियान चला रहे हैं और हमारा ये, लेकिन किस टैरिफ कार्ड को लेके जाएंगे? इनके पास कोई रिजल्ट कार्ड है? जो मैंने अभी गिनतियां की, इतने में से कोई रिजल्ट कार्ड है इनके पास जो इन्होंने बागेश्वर पे धरातल में काम किया होगा कि बागेश्वर की जनता इनको स्वीकार करे? ये तो 2024 का संकेत इनको मिल जाएगा, 2027 का एडवांस में मिल जाएगा 4 साल का, अगर सर्वे चले। रहा यूपीडी का, कुछ योद्धा ऐसे होते हैं जो दल बल के साथ जाते हैं, लेकिन वो कितना मैदान मार के आते हैं। कुछ योद्धा ऐसा होते हैं जिनकी रणनीतियां बहुत गोपनीय होती हैं और वो रण जीत के आते हैं। तो हमारा वो काम है यूपीडी का, हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी को उतारने का काम करेंगे और वहां पे हम देखते हैं फिर कैसे, किस तरह, किस प्रकार से हमारा अभियान। हमारा अधिवेशन की डेट आ चुकी है, हम अपना अधिवेशन पूर्ण और हमारा स्थापना दिवस उसको हम पूर्ण रूप से मना दें और उसके बाद हम वहां पे अपना कार्य प्रणाली शुरू करेंगे। कर चुके हैं, हमारा काम चल रहा है, हम इंटरनली बहुत काम कर रहे हैं वहां पे। अब जनता को पता है कि उत्तराखंड क्रांति दल जो है वो जब से पैदा हुआ है तब से लेकर अभी तक उसने 3 आवाज उठाई है और उन 3 चुनौतियों में भले ही उस सरकार से भी लड़ा, संगठनों के साथ भी जुड़ा, आंदोलन में भी शीर्ष पे रह करके अपने राज्य की मांग की, और ये सब चीजें रही। तो ये बागेश्वर चुनाव से आपको पता लग जाएगा। और जहां तक रही, आपने कहा यशी जी की मीडिया में नहीं दिखाते हैं, तो ये किसी ने बोल दिया होगा, मीडिया में नहीं दिखते, लेकिन सबसे ज्यादा हम दिखते हैं, सबसे ज्यादा हमारा काम दिखता है। हम लोग धरातल पे काम करते हैं। चलिए, देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं जहां एक और उपचुनाव को लेकर बीजेपी नए वोटर्स बनाने की बात कह रही है और साथ ही साथ 2024 का एक रोड मैप लेकर बीजेपी चल रही है, तो वहीं कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ कांग्रेस ने यह भी बता दिया है कि हरीश रावत की पार्टी में क्या तवज्जो है या उनको क्या इंपॉर्टेंस दी जा रही है। जो सूची जारी हुई इसमें हरीश रावत और गणेश कोदियाल का नाम है और सभी जानते हैं कि गणेश कोदियाल जो है वो काफी खास है हरीश रावत के। खैर, चर्चा हम आज इसी पर कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण जी, देखिए, सवाल वही है कि सभी राजनीतिक दल अब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी हमेशा एक्टिव मोड में रहती है और बाकी सारे दल भी अब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो 10,000 वोटर्स बनाने की अलग अलग क्षेत्रों में बात कही जा रही है, लेकिन बड़ी बात जो विपक्षी दलों द्वारा पूछी जा रही है वो ये कि भाई आपसे क्या, आप नए वोटर बनाने जाएंगे तो क्या आपसे रोजगार के मुद्दे पर बात नहीं करी जाएगी? आप नए वोटर्स अगर बनाने जाएंगे तो क्या आपसे महंगाई के बारे में नहीं पूछा जाएगा? क्या आपसे भू कानून के बारे में नहीं पूछा जाएगा? क्या आपसे स्थायी राजधानी के बारे में नहीं पूछा जाएगा? क्या आपसे स्मार्ट सिटी के बारे में नहीं पूछा जाएगा? इन सब के बीच, इन तमाम मुद्दों के बीच क्या बीजेपी ऐसा कर पाने में सफल होगी? पहली बात। और दूसरी चीज ये, कांग्रेस में हरीश रावत की क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने दर्शा दिया है। अनम्यूट कीजिएगा अरुण जी। यशी जी, देखिए, बीजेपी के लिए ये कहना कि वो नई तैयारियों में जुटी है, कहना गलत होगा। बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी रहती है, पूरे 5 साल इलेक्शन मोड में रहती है। और अगर बीजेपी के जो मंडल अध्यक्ष हैं या जिला अध्यक्ष हैं उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि हमको खाली ही नहीं छोड़ते, लगातार कोई ना कोई काम दिए रखते हैं जिससे हम जनता के बीच में एक्टिव रहे। और देखिए, मैं तो इस चीज से अलग मानता हूं कि इनकी तैयारी इसलिए ज्यादा आगे हो जाती है कि क्योंकि ये पन्ना प्रमुख तक को बनाते हैं। वोटर लिस्ट में एक पन्ने का भी एक इंचार्ज होता है और ये इन्होंने एक नया तरीके का काम किया है। और उसके अलावा एक नया ऐप अब हो रहा है तैयार बीजेपी का, जिसमें बीजेपी के तमाम मेंबर्स के नाम, उनके ईमेल आईडी, उनके फोन नंबर
दर्ज होंगे, जिससे केंद्रीय नेतृत्व रैंडमली किसी से भी कभी भी बात कर सके। और ये एक नए तरह की तैयारी है कि उस पोर्टल के जरिए कोई भी कहीं के कार्यकर्ता के बारे में, वो पदाधिकारियों के बारे में जान सकता है। दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस की तैयारी उस बीजेपी के लिहाज से थोड़ी धीमी मानूंगा मैं। हालांकि कांग्रेस को एक लाभ मिला है कि जो तमाम विपक्षी दल एक हुए हैं, उसका लाभ मिला है। और वो हमें डिबेट में भी उस दिन से देखने को मिल रहा है कि पहले आम आदमी पार्टी बीजेपी के जितना कोसती थी, उतना ही कांग्रेस को भी कोसती थी, लेकिन उसके बाद सुर बदल गए हैं। अब कहीं ना कहीं वो सपोर्ट देने में लग गए हैं कांग्रेस को, ये बात है। दूसरी चीज, अगर हम यूकेडी की बात करें, यूकेडी के प्रवक्ता अनिल भाई बैठे हैं। भाई इतनी लंबी लंबी क्यों छोड़ते हो जो लपेटी नहीं जाएगी? यूकेडी इतना बड़ा काम कर रही है, वो दिख किसी को नहीं रहा है, तो ये गोपनीय काम कौन सा है? ये देशद्रोही कोई काम हो रहा है क्या कि जो दिखेगा नहीं किसी को? अरे पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी का काम ये है कि जितना करे उससे ज्यादा प्रोपेगेंडा करे, और प्रोपेगेंडा करने में आज की तारीख में सबसे ज्यादा बीजेपी माहिर है। कांग्रेस ने भी पिछले कुछ समय से बहुत चीजें सुधारी है, लेकिन आप देखिए उत्तराखंड राज्य को, अरे आप शांत तो रहिए, मैंने आपको नहीं बोला बीच में। जब आप ये देखिए कि जब राज्य बना, पहला चुनाव हुआ तो बीजेपी के 4 एमएलए थे, दूसरा चुनाव आए घट के 3 हो गए, उसके बाद 1 हो गया, और जो 1 बचा था वो भी भाजपा में भाग गया। अब आप सोच लीजिए। और दूसरी स्थिति यह है कि यही नहीं पता लगता कि अधिवेशन कितने होंगे, कौन से यूकेडी के गुट का कौन सा अधिवेशन होगा। कभी आपका मसूरी में कॉल हो जाता है, कभी कुछ होता है, आपके ऑफिस में क्या लठबाजी चल रही है उसकी है, बाउंसरों के साथ, वो सबको सबने देखा है, तमाम लोगों ने उस वीडियो के जरिए देखा है। तो ये तमाम चीजें हैं। और ये मान लीजिए कि कांग्रेस में हरीश रावत का कद बहुत बड़ा है राष्ट्रीय राजनीति में। निश्चित तौर पर प्रदेश के अंदर जो गुटबाजी है उसमें कहीं ना कहीं उनकी अहमियत कम हुई है, और उस गुटबाजी को पनपाने में मैं निश्चित तौर पर मैं लगातार बोलता हूं कि हरीश रावत सबसे बड़े दोषी हैं जो गुटबाजी को पनपने देते हैं। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में हरीश रावत का कद बहुत बड़ा है, और खासकर जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, गांधी परिवार है, उसके प्रति उनका समर्पण निर्विवाद है। इसीलिए उनको यह लगातार इनाम मिलता है कि वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल किए जाते रहे। जहां तक गणेश गोदियाल की बात है, तो निश्चित तौर पर कुमाऊं के ठाकुर को अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल किया गया तो बैलेंस करने के लिए लोकसभा चुनाव में गढ़वाल से ब्राह्मणों को उस वर्किंग कमेटी में जगह दी गई। ये स्थिति है यसी जी। ठीक है शीशपाल जी, कहा जा रहा है कि इस बार जो राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं उनको ज्यादा तवज्जो दी गई है। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो एक्टिव मोड पे भी हैं, लेकिन उनको तवज्जो नहीं दी गई है, ऐसा क्यों? ये आरोप गलत है। कांग्रेस पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है, ये बात और सभी लोग इस बात को जानते हैं। हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता अगर काम कर रहा है तो निश्चित तौर पर उनको पुरस्कार मिलता है, और ऐसा कोई नेता इस प्रदेश के अंदर तो है नहीं कि जो ये कहे कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनकी अनदेखी की है। मैंने उदाहरण प्रदेश से 3 लोग। शीशपाल जी की आवाज को जरा फिक्स करिए, उनकी आवाज शीशपाल जी, शायद आपकी जो हैंड फ्री है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट कर आ रही है। हम वापस आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। रविंद्र कुमार जी। हाँ शीशपाल जी, मैं इसके बाद आती हूँ। शीशपाल जी, रविंद्र कुमार जी। जी जी जी, देखिए जिस प्रकार से अभी शीशपाल भाई कह रहे हैं कि आंतरिक लोकतंत्र है कांग्रेस के अंदर, आंतरिक लोकतंत्र अभी 3 दिन पहले माननीय खड़गे जी ने बताया था कि मैं किसके आशीर्वाद से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो ये परिवार के प्रति वफादारी जिनकी होती है उन्हीं लोगों को स्थान मिलता है। मुझे बताइए माननीय हरीश रावत जी की क्या किस बात का इनाम दिया गया है? जैसे शीशपाल जी कह रहे हैं 2014 में चुनाव हारने का, 2017 में चुनाव हारने का, फिर 2019 में चुनाव हारने का, या फिर 2022 में गोदियाल जी और हरीश रावत जी दोनों के चुनाव हारने का। अच्छा ठीक है रविंद्र जी, हम कह रहे हैं हरीश रावत जी को इंपॉर्टेंस मिल भी गई, इससे आपको क्या करने का? तो ये इनका वैसे तो अंदरूनी मामला है, लेकिन मेरे को बोलना भी चाहिए। लेकिन ये जब ये नाटक दिखाते हैं, आंतरिक लोकतंत्र, बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं,
तो इनकी ज्ञान की बातें इन्हें बता दूं। और दूसरी बात देखिए, अभी आचार्य प्रमोद कृष्ण का आज दिन में ही बयान आया है, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि मुझे हिंदू होने पर, हिंदू लिबास पहनने पे, तिलक लगाने पे मुझे स्थान नहीं दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। आचार्य प्रमोद कृष्णन इन्हीं के नेता है, इन्हीं के परिवार के सदस्य। अगर उन्होंने कुछ आरोप लगाया तो इसको संज्ञान देश भर की जनता ने भी देखा, कांग्रेस को देखना चाहिए। और दूसरी बात, मैं विपिन खन्ना जी के पास आता हूं। वैसे तो देखिए, जनता बहुत जागरूक है, जनता को सारी चीजों का पता है, हर चीज का पता है। क्योंकि विपिन खन्ना जी उत्तराखंड में तो है नहीं, यहाँ सवाल उठाने के लिए इनके पास जगह है, लेकिन जनता को ये पता होना चाहिए जहां जहां इनकी सरकारें है, खासकर करके दिल्ली में, जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर इनके विधायक ने कहा कि हम गंदा पानी पिला रहे हैं, नाले का, गटर का पानी पिला रहे हैं लोगों को, हमारे पे पैसा नहीं है, तो उस पर कहीं ना कहीं केजरीवाल जी की जो गारंटियां हैं वो दिखाई देती हैं लोगों के बीच में। और ऐसी गारंटियां, ऐसी रेवड़ियों से लोगों को बच के रहना चाहिए। ये सवाल बहुत उठाते हैं, लेकिन अपने यहाँ जहां इनकी खुद की सरकार है, वहां किस प्रकार का भ्रष्टाचार है। इनके कई मंत्री आए जिनका डिप्टी सीएम जेल में बैठा है, लेकिन ये यहाँ ज्ञान बांटेंगे क्योंकि यहाँ इनके पास कुछ नहीं है। वैसे भी इन्होंने यहाँ उत्तराखंड की देवभूमि की जनता को बहुत सारी लाइन लगा के गारंटियां बांटी थी। जितनी गारंटी लेने के लिए लोग खड़े हुए थे, इतने तो वोट ही नहीं पड़े इन्हें। तो इन्हें समझना चाहिए, इनको राजनीति का। और दूसरी बात, ये सवाल कर रहे थे कि इतनी जनता के पास बीच में जाएंगे, वो इनसे सवाल करेंगे। अरे भाई, सवाल करेंगे, जवाब करेंगे, हम देंगे। आप भी जाइए ना, आपको किसने मना किया है? नव चेतना, अगर हम लोगों के बीच में जाकर जागरूकता फैला रहे हैं, नए वोटर बना रहे हैं, अब वो वोट किसे देगा किसे नहीं देगा ये तो विषय अलग का है, लेकिन हम जनता के हित के कार्य कर रहे हैं ना लगातार। हमें, हमारा हित नहीं है इसमें, समाज का हित है, जनता का हित है, लोकतंत्र का हित है। चलो, इसका शीशपाल जी से जवाब देते हैं, उसके बाद हम वापस आएंगे। रुकिए, शीशपाल जी कह रहे हैं आपको क्या दिक्कत है? हम तो वोटर बढ़ा रहे हैं, हो सकता है आप भी के हिस्से आ जाएं वो वोट। देखिए, ये सीधी, ये जो है वोटर चेतना अभियान चला रहे हैं। वोटर तो पहले से ही इस समय जो है चेतना में है और लगातार हिमाचल हो, कर्नाटक हो, इनको सबक सिखाने का काम कर रहा है। और देश के तमाम उपचुनावों में भी इनको जो है जो वोटर चेत चुका है उसका परिणाम इनको देखने के लिए मिल रहा है। आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो माहौल बदला है, जो देश का युवा जागा है, जो देश का किसान, जो देश की मातृशक्ति जागृत हुई है, जो देश का मजदूर जागृत हुआ है, तो भाजपा को अब चेतना अभियान जो भी ये चलाएं, ये इनका अपना आंतरिक मामला है। लेकिन वोटर इस समय जागरूक है और सत्ता परिवर्तन के मूड में है। देश के अंदर इस समय जो हालात हैं, वो चाहे घर घर में महंगाई से आदमी त्रस्त हो, चाहे हर घर में बेरोजगारों की फौज हो, चाहे देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था हो, चाहे विकास। जैसे ये बताइए, आप इस बात को मानते हैं कि बीजेपी ने सिंपैथी वोट खेला? पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, भाई कहाँ की बातें करते हो? कम से कम केवल टीवी पे बैठ के झूठ मत बोला करो। अरे यार, रविंद्र जी, वो भाजपा के लोगों को दिखाई दे रही है। अरे भाई, भाजपा क्यों धरातल पे नजर नहीं आ रही है? धरातल पे आप मानने को तैयार की आज फौज है, मतलब आप मानने को तैयार नहीं है। दुनिया में खाने के लिए गरीब मजबूर है। सूची में भारत की अर्थव्यवस्था पहुंच गई है, भारत के रिजर्व इतने जबरदस्त हो गए हैं, भारत की पूरी दुनिया में साथ बढ़ रही है, भारत के पासपोर्ट की वैल्यू ज्यादा बढ़ गई है, भारत के लोगों की वैल्यूएशन ज्यादा बढ़ गई है। भारत पे आप किसी भी तरीके से इसको मानने के लिए तैयार नहीं हो गया। अब हकीकत जनता भली भांति समझती है रविंद्र जी। अरे हकीकत क्या समझेगी भाई? हकीकत आपकी खुद की होगी। रविंद्र जी लड़िए नहीं भाई। कार्यालय है वो 5 स्टार कार्यालय बने हैं, उसी को शायद आप देश की सुधरी भी अवस्था। ठीक है शीशपाल जी, मैं जरा अनिल थपलियाल जी को सुन लूं। अनिल थपलियाल जी को सुन लेते हैं, काफी परेशान हो रहे हैं, वो भी उनकी बात सुन लेते हैं जरा। अनिल थपलियाल जी। मैं ऐसी जी परेशान नहीं हो रहा, मुझे अपने पत्रकार महोदय से, मैं भी मीडिया बैकग्राउंड रखता हूँ। मैं समझ रही हूँ, इसीलिए परेशानी हो रही है क्योंकि जवाब देने का मौका नहीं मिला। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, यदि उन्होंने देहरादून में पत्रकारिता की हो तो उनको याद होगा कि इन राज्यों के साथ, अपने उत्तराखंड राज्य के साथ 2 राज्यों का गठन और भी हुआ था 2000 में, और इन राज्यों ने कभी लिखा इन्होंने उत्तराखंड, उसमें क्या नाम है अपना, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अब छत्तीसगढ़ में उस समय 16 जिले थे और आज वहां पे जो है बढ़कर के मौजूदा 33 जिले हो गए।
झारखंड में जो है 18 जिले थे, मौजूदा वहां पे 24 जिले हैं। उत्तराखंड ने कितने जिले बनाए? जबकि 2009 नवंबर को एक साथ गठन हुआ था तीनों राज्यों का, अगर पत्रकार महोदय जी को पता हो तो। यहाँ ये क्या तरीके क्या है? अनिल जी देखिए, सवाल ये नहीं है कि बीजेपी ने क्या किया या कांग्रेस ने क्या किया। एक सेकंड अरुण जी एक सेकंड, मैं जवाब देना चाहती हूँ उसका। देखिए अनिल जी देखिए, जवाब ये आपने व्यक्तिगत रूप से दल पे आरोप लगाया। अनिल जी मेरी बात तो सुनिए जरा। अनिल जी सुनिए तो मैं तो हमेशा यूकेडी के प्रवक्ताओं से मेरा हमेशा एक ही सवाल होता है। अनिल थपलिया जी सुन लीजिए जरा। अनिल थपलिया जी, अनिल जी सुनिए जरा। अनिल जी देखिए, मसला ये नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी ने कुछ नहीं किया। सुनिए ना अनिल जी, सुन तो लीजिए अनिल जी सुन तो लीजिए कम से कम। अनिल जी रुक जाइए। हमें सब जाना है मैडम, प्लीज। अनिल जी अब सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रही हूँ, मसला ये नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी ने क्या किया। मसला तो ये है कि उत्तराखंड क्रांति दल ने क्या किया। वो सवाल ये नहीं कह रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य का बहुत ज्यादा विकास हो गया या उत्तराखंड आज बहुत अच्छी जगह पर है या उत्तराखंड को आज हम जो दशा दिशा है वो बदल गई। वो तो ये कह रहे हैं यूकेडी ने क्या किया, और यूकेडी अभी तक विश्वास नहीं दिला पाई है जनता को। और ये बात आपको समझनी होगी, यूकेडी एक क्षेत्रीय दल है, इसमें कितनी बड़ी आप फूट डाल सकते हैं या क्या कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी गुट बने हुए हैं। यहाँ पर तो अलग अलग व्यक्ति आकर अलग अलग बात करता है। पहले तो आप एकजुटता लाइए। होता है इतना बड़ा दल कांग्रेस, आपके कहना अनिल जी की आवाज नहीं आ पा रही है ठीक तरीके से। होता है गुट सभी दलों में बनते हैं, जो जिन्होंने गुट बनाए वो अब दल में है या नहीं वो हमारी अंदरूनी बात है। लेकिन जहां तक रही यूकेडी के अभी अधिवेशन होने जा रहा है, बड़े जोर जबरदस्त से होने, स्थापना दिवस में हम लोग अपना नहीं देखिए, अब यूकेडी अगर अपने आप को बढ़ा रही है, यूकेडी अपनी दशा दिशा बदलने की कोशिश करे तो मुझे लगता है अच्छी बात है, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल में जितने भी लोग हैं वो आंदोलनकारी लोग हैं, वो समझेंगे जनता की समस्या को ज्यादा। एक बार मौका मिलना चाहिए, लेकिन मौका मिलने के लिए लायक काम भी तो किए जाएं, तब कहीं मौका मिलेगा। चलिए ठीक है अनिल जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। शीशपाल जी अपनी बात को आप पूरा कर सकते हैं, उसके बाद विपिन जी मैं आपके पास आती हूँ। जी, उत्तराखंड की महान जनता बहुत ज्यादा जागरूक है, और मतदाता हो चाहे आम जनता हो, आप देखिए किस तरीके से जागरूक है। उसका मैं 2-3 उदाहरण आपको देना चाहूंगा। प्रदेश के जो है शहरी विकास मंत्री उत्तरकाशी के दौरे पे गए, वहां पर जो है नौजवानों ने खुल के उनका विरोध किया, उनको वहां से दौड़ाने का काम किया। कोटद्वार के अंदर जो वहां की विधायक हैं और विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनको वहां पर महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। और हरिद्वार के अंदर जब बाढ़ के 15 दिन बाद जो है आपदा मंत्री सतपाल महाराज वहां पहुंचे, तो वहां उनको विरोध का सामना करना पड़ा। तो ये तो जनता का जो बदला हुआ स्वरूप है, जो जागरूक जनता है, जो जनता में पहले से चेतना आ चुकी है, वो खुल करके सरकार की जो है जो कमियां हैं, जो सरकार जनता की उपेक्षा कर रही है, उसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि सरकार केवल बयानबाजी कर रही है, मंत्री जो है अपने क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रहे। इनके मंत्री जो है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, यूपी घूम रहे हैं। उत्तराखंड में आपदा से जो है लोग परेशान हैं। स्वास्थ्य मंत्री पता नहीं किस किस राज्य में घूमते हैं, लेकिन अपने प्रदेश में नहीं मिलते। यहाँ डेली गर्भवती महिलाएं दम तोड़ रही हैं, लिफ्ट में जो है प्रसव हो रहा है, जो है गाड़ी के अंदर प्रसव हो रहा है, एक एक बेड पे 4-4 जो है गर्भवती रहने के लिए मजबूर हैं। 7-7 किलोमीटर से जो है
बीमारों को बड़ी मुश्किल से जो है कंधे पे लाद के ला रहे हैं, लेकिन जो दावे हैं इनके वो तो बड़े बड़े हैं लेकिन धरातल पे दिखाई नहीं देते। तो इसीलिए जनता के अंदर जो जागरूकता ही है, जो चेतना है वो देख भी रही है। वो मंत्रियों को सीधा दौड़ाने का, भगाने का काम कर रहे हैं। वही जो है अब इनके विधायक हों, चाहे इनके सांसद हों, चाहे अन्य लोग हों, सबको विरोध का अपने क्षेत्रों में अब सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जनता अब जो है इनके कार्यकलाप को भली भांति जान चुकी है। क्योंकि राज्य के अंदर डबल इंजन का जो इन्होंने झूठा वादा किया वो उत्तराखंड की धरती पे उतरा ही नहीं। कहीं आज तक उस डबल इंजन का कोई लाभ राज्य को नहीं दिखाई दिया। न तो हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल रहा, न हमारा राज्य का कहीं विकास हो रहा, न राज्य में कानून व्यवस्था सुधर रही। एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है कि प्रतिदिन 3 बलात्कार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास के अंदर बेटी सुलेखा आत्महत्या कर रही है। मंत्री आवास के बाहर जो है महिला की जो है रेप के बाद हत्या हो रही है। तो जब आप सबसे वीआईपी एरिया में सुरक्षित नहीं है तो आप दूर दराज के हालातों का अंदाजा जो है ये सीधे लगा सकते हैं। और इस समय जिस तरीके से प्रदेश के सारी रोड कनेक्टिविटी बाधित है, 4 धाम यात्रा मार्ग बाधित है, तराई में हरिद्वार में आप रायवाला चले जाइए, आप ऋषिकेश में चले जाइए, आप ऋषिकेश छोड़िए, ये देहरादून के नकरौंदा में जो एसटीपी प्लांट बन रहा है वो इतने बेतरतीब ढंग से बनाया जा रहा है कि जो उन्होंने मिट्टी का भराना है उस तरफ कर दिया है कि पूरा जो है नदी का बहाव बस्ती की तरफ हो गया। 15-16 मकान जो है खतरे की जद में आ गए, 4-5 मकान उसमें से ध्वस्त हो गए। तो ये तो इनकी कार्यशैली है और पूरा अमला प्रशासनिक राजधानी में रहता है। मैं वापस आती हूँ, विपिन जी के पास जाना चाहूंगी मैं। विपिन जी, आम आदमी पार्टी इस समय बड़ी सुस्त नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा हो हल्ला करती नजर नहीं आ रही। आम आदमी पार्टी नहीं दिख रही, क्यों? क्या वजह है इसके पीछे? क्या ये जो गठबंधन है, तो आपने सोचा कि कांग्रेस का प्रत्याशी है तो कांग्रेस अपना काम कर ही रही है, हम करके क्या करेंगे, ऐसा कुछ चल रहा है दिमाग में? देखिए ऋषि जी, ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी सुस्त नजर आ रही है, कुछ करती नजर नहीं आ रही है। लगातार आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता सक्रिय है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी से अगर आम आदमी पार्टी का कोई भी व्यक्ति सवाल पूछ लेता है तो ये तुरंत दिल्ली की दौड़ लगा देते हैं, ये भ्रष्टाचार की बात करने लगते हैं और बस यही आप मार खा जाते हैं। इनको नहीं, हम नहीं मार खाते। इनको तब भ्रष्टाचार नजर नहीं आता जब ये पश्चिम बंगाल से भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले लेते हैं। शीश महल की बात नहीं करी, 11 करोड़ के पर्दों की बात नहीं करी, 11 लाख रुपए जिम के किराए की बात नहीं करी। उन्होंने आरोप लगाया उसको अपनी पार्टी में ले लेते हैं, तब इनको भ्रष्टाचार नजर नहीं आता। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो इनके अपने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इनके अपने पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने कमीशन खोरी की बात सरेआम कैमरे के सामने कही, तब इनको भ्रष्टाचार नजर नहीं आता। इनको जब भ्रष्टाचार, ये कहते हैं आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में शून्य। प्रभु, अच्छा, मनीष सिसोदिया जी जेल में क्यों? किसी समय आप भी किसी समय शून्य थे प्रभु, आपको बहुत समय लगा। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है मात्र 13 साल आप जवाब दे दीजिए के अल्पकाल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया। रविंद्र जी, अच्छा ये बताइए, सत्येंद्र जैन जेल में क्यों है, ये जानकर उत्तराखंड का क्या भला होगा? मुझे बताइए जरा, क्या भला होगा? उत्तराखंड अगर ये जान लेगी कि सत्येंद्र जैन जेल में क्यों है, कि नहीं, क्या हेल्प मिलेगी आपको? बताइए जरा। ये गलत बात है, ये गलत। नहीं, देखिए अब वो वहां पर सत्ता में, देखिए मैं किसी भी प्रवक्ता को ये अलाउ करती ही नहीं हूँ कि वो कहीं और जाकर बात करे। आम आदमी पार्टी की मजबूरी है कि अब उत्तराखंड में कोई जनाधार नहीं है तो आप सीधे दिल्ली की दौड़ लगा देते हैं, दिल्ली और पंजाब की। और दिल्ली तो पसंद भी है बीजेपी वालों को काफी। भ्रष्टाचार करेंगे और हम सवाल भी दिल्ली में भ्रष्टाचार करेंगे और यहाँ ज्ञान की बातें करेंगे और हम इनसे सवाल करें तो आप कहेंगे कि सवाल मत करो। काम चलेगा? देखिए, समझने की कोशिश तो आप भी करिए ना। दिल्ली के मुद्दे हम दिल्ली की डिबेट में पूछ लेते हैं। मेरी बात समझिए रविंद्र जी, देखिए हम सिर्फ उत्तराखंड की बात तो करते नहीं है, हम सारे राज्यों की बात करते हैं। दिल्ली के मुद्दे हम दिल्ली की डिबेट में पूछते हैं। क्या जरूरत है हम अभी फिर से दिल्ली पर डिस्कशन करें? जो उत्तराखंड के जो बेचारे लोग हैं वो परेशान हो जाएंगे कि भाई यहाँ पर भी दिल्ली का गुणगान चल रहा है ना। जब ये अपने आप को ईमानदार, अपने आप को शीशपाल जी काफी सवाल उठता है। शीशपाल जी आपको ईमानदार, अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं। विपिन जी सुन लीजिए जरा, शीशपाल जी आप ही की पार्टी के हो गए आजकल, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं।
देखिए यशी जी, मैं हाँ जी। विषय से बाहर नहीं जाना चाहता था, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता ने विषय उठा दिया। ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हिंदुस्तान समाचार में इतना बड़े अखबारों में छपा कि कोऑपरेटिव बैंक में 30 करोड़ का लोन उन लोगों को बांट दिया जिनका इस राज्य से सरोकार नहीं है, उनकी कोई जांच नहीं, पड़ताल नहीं हुई। वो 30 करोड़ रुपए जो है एनपीओ के, हमारे राज्य के बेरोजगार इनको नहीं दिखाई दिए कि उत्तराखंड के नौजवान पलायन के लिए मजबूर हैं। 270 लोग प्रतिदिन पलायन कर रहे हैं। अरे भैया, वो लोन उनको दे देते, वो कोई कारोबार करते, राज्य में रिवर माइग्रेशन की आप केवल बात कर रहे हैं, वो आपको नहीं दिखाई दे। रविंद्र जी जवाब दीजिए, अब इस बात का जवाब दीजिए। सचिवालय से भ्रष्टाचार की फाइलें, वो चाहे बीज घोटाले की फाइल हो, चाहे वो ये अच्छा, मैं सिर्फ इनकी बात करूंगा कि कैमरे के आगे नगर निगम से जो है जब कहा था कि मैं आंखें बंद कर लूंगा, आप जो करना है वो करना है, वो क्या था? नहीं, ये कैसा जवाब हुआ? मतलब हरीश रावत जी ने कह दिया तो आप भी आंखें बंद कर लेंगे क्या? हरीश रावत जी को तो आप घेर ही रहे हैं। यशी जी मेरी बात पूरी होने नहीं दी, आप बीच में पहले बोल पड़े, आपने मुझे टोक दिया। मैं कह रहा हूँ, मैं इनसे ये तो टोकना पड़ेगा। सुन लीजिए, करोड़ रुपए राज्य से बाहर के लोगों का, मैं कह रहा हूँ हरीश रविंद्र जी को ऐसे भी लगता है कि मेरी दुश्मनी है। 30 करोड़ रुपए आप जब ये बात करते हैं, आप हमें बताइए, अगर आपके पास कोई भ्रष्टाचार शीशपाल जी अब चूंकि वक्त कम है हमारे पास, रविंद्र जी फटाफट जवाब दीजिए, उसके बाद हमें अन्यथा प्याल जी का भी रुख करना है। फटाफट। भ्रष्टाचार पे आरोप लगाना, भ्रष्टाचार को कहना, ये कई बार माफी मांग चुके हैं। चक्रोता के कनासर रेंज में माफी मांग, पेड़ों का दालन कटान हो रहा है, कोर्ट में गए, जो है कोर्ट में गए इनके खिलाफ। चलिए ठीक है, शीशपाल जी और रविंद्र जी, शीशपाल जी, रविंद्र जी रुक जाइए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ऐसे लगाते हैं दोनों की दोनों पार्टियां। रुकिए जरा, अरे रुक जाइए। रविंद्र जी और शीशपाल जी दोनों को म्यूट करिए प्लीज। अनिल थपलियाल जी, ना आप पेड़ को छोड़ रहे हैं, अनिल थपलियाल जी, सरकारी फाइल को छोड़ रहे हैं। अनिल थपलियाल, एक शीशपाल जी, आप तो ऐसे नहीं करते हैं। शीशपाल जी, एंकर की थोड़ी सी गरिमा बनाए रखिए, एंकर की थोड़ी गरिमा बनाकर रखिए। अनिल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। दिखाई दे रहा है शीशपाल जी, दिस इज नॉट द राइट वे, प्लीज। जी अनिल जी, बोलिए। अनिल जी अनम्यूट कीजिएगा। अनिल थपलियाल जी, मेरा अंत में इनको यही कहना है कि दोनों दलों को बड़े दिन है, एक प्रत्यारोप लगाने से और जनता को दिखाने से काम नहीं चलेगा। आपके पास जो अभी उपचुनाव को लेकर के है ना, उसका टैरिफ काट के जो जनता अभियान आपने जो सदस्य अभियान जोड़ने का शुरू किया है, उसके पास आपके पास टैरिफ काट क्या है जो 7 साल का है, जब भारतीय जनता पार्टी का, और 4-5 साल का अपना कांग्रेस का रहा होगा। उसके बाद जो जितने भी ये गठबंधन ऊपर 20 के बाद जो बन रहे हैं, इनके पास टैरिफ काट क्या है जनता में बताने के लिए कि हमने ये किया है, आप हमारे सदस्य बनिए। ये भूल जाइए, ये अभी बागेश्वर चुनाव से पता लग जाएगा। और मेरा यही है, शुभकामनाएं हैं कि आप यही भवन है, लेकिन शुभकामनाएं देना अनिल थपलियाल जी कभी नहीं भूलते। शीशपाल जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिएगा। अंतिम प्रतिक्रिया में अरुण शर्मा जी आपकी लूंगी। फटाफट शीशपाल जी अपनी बात को पूरा करें। हाँ, देखिए यशी जी, मैं पहले ही कह चुका हूँ, प्रदेश की जनता जागरूक है। सरकार के जो भी जन विरोधी काम है, युवा विरोधी काम है, महिला विरोधी काम है, उसको प्रदेश की जनता लगातार मुखर होकर बोल भी रही है, विरोध भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को भी वो विरोध झेलना पड़ रहा है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में जो ये जागरूक जनता है, जो ये उत्तराखंड की जनता की चेतना है, इनको सबक सिखाने का काम करेगी और इनको 5 लोकसभा सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ेगा इसका। अरुण शर्मा जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। अब देखिए यशी जी, तमाम लोगों की बातें आपने भी सुनी और मैंने भी सुनी। 14 में चुनाव हुआ लोकसभा का जी, क्या रिजल्ट रहा? तब तो सरकार भी कांग्रेस की थी। उसके बाद 17 में विधानसभा का चुनाव हुआ, उस टाइम भी कांग्रेस की सरकार थी। क्या रिजल्ट हुआ? उसके बाद भाई जी हमारी सरकार, उससे पहले हरीश रावत मुख्यमंत्री थे यार, कैसी बात कर रहे हो? नहीं, हरीश रावत 17 में अच्छा, दूसरी चीज 19 में लोकसभा चुनाव हुआ, क्या रिजल्ट रहा? 22 में विधानसभा चुनाव हुआ, क्या रिजल्ट रहा? यशी जी देखिए, मैं केवल आईना दिखाना चाह रहा हूं कांग्रेस को कि अगर आप दूसरों की गलतियां बता रहे हैं
लेकिन डबल आप- इंजन का झांसा राज्य की एक- जनता को दिया ना भाई साहब इन्होंने, डबल इंजन के धोखे में जो शिषपाल जी, दिस इज नॉट द राइट वे। मैं आपका टाइम में के टाइम पे कोई नहीं बोल रहा था। मैं ये कह रहा कह रहा हूँ हूँ नहीं अरुण जी, मैं एक दूसरी चीज, अरुण भाई जी नहीं, आप जवाब भाई, देता सुन एक तो बात। लो। दोनों सुन बार तो हमारा लो। वोट परसेंटेज बढ़ा है, इस बार भी मत प्रतिशत बढ़ा है, पिछली बार भी मत प्रतिशत बढ़ा है। अरे भाजपा यार, का मत जब प्रतिशत इस बार वोटर गिरा है। बढ़ेंगे तो परसेंटेज तो बढ़ेगा ही, जब वोटर बढ़ेंगे परसेंटेज बढ़ेगा। एक बात, दूसरी मैं क्या कह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो, आपके लिए ये सबक होगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप लगातार जनता को ये विश्वास दिलाने में असफल साबित हुए हैं कि आप भाजपा का विकल्प, मजबूत विकल्प बन सकते हैं, और यही राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है, यही प्रदेश स्तर पर भी। और ये इसका कारण ये है कि आप एकजुट होकर जनता के बीच में नहीं जा रहे, आप किसी चेहरे को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस का ये नुकसान। भाजपा अपनी वजह से चुनाव नहीं जीत रही है, भाजपा कांग्रेस की नाकामी की वजह से लगातार चुनाव जीत रही है, मेरा ये कहना है। ठीक जी, है, उम्मीद करते हैं शिषपाल जी। बात पे समर्थन है, बहुत सही बात बोली उन्होंने। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस जो है वो अपने आप को और मजबूती से लेकर जाएगी। बीजेपी तो अपनी तैयारियां कर रही है और यूकेडी तो खासकर मुझे लगता है कि इस बार कुछ ना कुछ झंडे जरूर गाड़ेगी उत्तराखंड में, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर भी तैयारियां चल रही हैं, और विपिन खन्ना जी ने तो पहले ही बता दिया कि आम आदमी पार्टी तैयारियां कर ही रही है। बाकी बागेश्वर का जो भी रिजल्ट होगा वो तो भविष्य के गर्भ में है और जनता किसे चुनती है देखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे बागेश्वर उपचुनाव को लेकर। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, साथ ही साथ बीजेपी ने लोकसभा के चुनावों के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि बागेश्वर चुनाव से ये कहीं ना कहीं तय जरूर होगा कि जनता के मन में क्या है, और 2024 की दशा दिशा कहीं ना कहीं इससे थोड़ी बहुत स्पष्ट होती हुई जरूर नजर आएगी। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।